नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हमें मालूम है कि आप सभी दीपावली का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दीपावली रोशनी का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार और साथ ही साथ ख़ास तौर पर बच्चों को पटाखे बहुत पसंद होते हैं। हालांकि एक तरफ ये एनवायरनमेंट के हिसाब से सही नहीं होता है, लेकिन कई बार अनजाने में बच्चों से कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप इस दीपावली अपना पूरा ख्याल रखें, आपकी त्वचा पर किसी तरह की समस्या ना हो, यानी आप जले नहीं, बच कर रहें। इसीलिए आज हमने त्वचा संबंधी विषय को कार्यक्रम में शामिल किया है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और इसका काम होता है हमारे शरीर के तरल को संजोना। इसके साथ ही साथ विटामिन डी का हमारे शरीर में किसी तरह से कमी ना हो, उसकी पूर्ति करना, ये भी काम होता है। और हम जानते हैं कि त्वचा के माध्यम से हम बहुत तरह के संक्रमण से भी अपने शरीर को, अपने अंगों को बचा पाते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि त्वचा बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जिसको लेकर आमतौर पर हम बहुत गंभीरता से चर्चा नहीं करते हैं। शरीर के अन्य अंगों को लेकर हम काफ़ी गंभीर रहते हैं, अपने लिवर को, लंग्स को, हार्ट को लेकर, अपने दिमाग को लेकर, लेकिन त्वचा को लेकर उस तरह से गंभीरता से बात नहीं होती है। बस इसे हम अपनी सुंदरता तक सीमित रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि त्वचा संबंधी कई तरह के संक्रमण हैं, कई तरह की समस्याएं हैं जो अगर हो जाए तो कई बार ये बहुत गंभीर हो जाती हैं और आपके जीवन स्तर को, आपकी लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे गिर जाती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि अपनी त्वचा पर भी उतना ही ध्यान दें। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्वचा के बारे में, कैसे आपकी त्वचा चमकती रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, किसी भी तरह के संक्रमण की चपेट में ना आए, और साथ ही दीपावली पर भी आप विशेष ध्यान रखें। इस पर अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे इस विषय को ध्यान से देख लें और जो भी सवाल है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता भी सकते हैं। तो सर चलिए नज़र डालते हैं आज के विषय पर। तो जैसा कि आप समझ गए कि आज का हमारा विषय है त्वचा की समस्याएं और निदान। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है, कोई भी आशंका है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें और अपने सवालों के जवाब जानें। अब आप हमें कॉल कैसे करेंगे? हमारे बहुत सारे दर्शक जानते हैं कि हमारा टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061, टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें लाइव यानी कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, swasthkisanlive2025@gmail.com। ये हमारा नया ईमेल आईडी है, इसे ज़रूर अपने पास आप नोट करके रखें। तो आज के विषय के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम त्वचा की बात करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए, आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ बहुत ही खास दो मेहमान हैं। आइए बारी बारी से उनसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूनम पुरी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। डॉक्टर पूनम पुरी, प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट, त्वचा विभाग, VMMC, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली से। तो त्वचा से संबंधित कोई भी विकार, कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं या फिर उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कॉल करें। उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब डॉक्टर पूनम देंगी। और हमारे साथ डॉक्टर नीतू जी भी हैं। डॉक्टर नीतू, स्वागत है आपका कार्यक्रम। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं त्वचा विभाग, एम्स अस्पताल, दिल्ली से। तो दोनों ही बहुत ही विशेष हमारे साथ आज के विशेषज्ञ हैं और आप बहुत ध्यान से देखिए। अब हमारा अगला जो ये पैकेज है या रिपोर्ट है जो हमने विशेष तौर पर त्वचा संबंधी समस्याओं और त्वचा को स्वस्थ कैसे रखें इस पर बनाई है। देखिए रिपोर्ट, फिर आगे लेंगे आपके सवाल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे त्वचा की बीमारियों की जो अक्सर नजरअंदाज की जाती हैं, लेकिन इनका प्रभाव काफी गंभीर हो सकता है। हमारी त्वचा भी शरीर के दूसरे अंगों की तरह बीमार पड़ती है और कुछ समस्याएं हल्की होती हैं जबकि कुछ बेहद गंभीर। तो चलिए कुछ आम बीमारियों के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ने की। इसके अंतर्गत मृत त्वचा कोशिकाएं, बैक्टीरिया और सूख चुका सीबम बालों के महीन छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, मुंहासे और कभी-कभी सिस्ट बन जाते हैं। एक्ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम त्वचा रोग है और 70% लोगों को प्रभावित करता है। जी भूमि, दूसरी आम बीमारी है एलोपेसिया एरिटा, जिसमें बाल झड़ने लगते हैं। इसका कारण बालों के रोम पर प्रतिरक्षा प्रणाली का हमला है और ये अक्सर सिर और चेहरे को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस की, जिसे आमतौर पर एक्जिमा कहा जाता है। यह एक पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जो बचपन से शुरू होती है।
इसके लक्षणों में त्वचा में लालिमा और सूजन शामिल हैं। सोरायसिस भी त्वचा की एक आम समस्या है, जिसमें त्वचा पर मोटी पपड़ी जम जाती है और इससे सूजन या जलन महसूस होती है। इसके अलावा एक और समस्या है रेनॉल्ड्स फिनोमिना, जिसमें उंगलियों या शरीर के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे सुन्नपन और रंग में बदलाव आता है। रोजेशिया भी एक जिद्दी विकार है, जिसमें चेहरे के मध्य भाग पर लालिमा और छोटे मुहासे होते हैं और रक्त वाहिकाएं साफ दिखने लगती हैं। और विटिलिगो, जिसे हम आमतौर पर सफेद दाग के नाम से जानते हैं, भी एक सामान्य समस्या है। यह त्वचा पिगमेंट का विकार है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र मेलेनिन पिगमेंट पर अटैक करता है। अंत में एक और गंभीर समस्या है त्वचा का कैंसर। जब त्वचा की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं, तो यह कैंसर का रूप ले सकती है। तो ये थीं त्वचा से जुड़ी कुछ आम बीमारियां। समय रहते इन पर ध्यान दें और सही उपचार प्राप्त करें। तो भी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने बात शुरू की मुहासों से और बात ख़त्म हुई कैंसर तक। यानी त्वचा हमारी जितनी स्वस्थ रहे उतनी ही अच्छी बात है। मुहासे तक हम सिर्फ सोच पाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी स्किन कैंसर की स्थिति भी बन सकती है। इसीलिए हर सावधानी को बरतें और किसी भी तरह का अगर सिम्टम दिखता है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। और डॉक्टर पूनम, सबसे पहले जैसे कि हमने रिपोर्ट देखी और हमारी रिपोर्ट में भी पहली लाइन यही थी कि हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन त्वचा की जब बात होती है तो उसे सिर्फ हम सुंदरता से जोड़ देते हैं कि आपकी चेहरे पर चमक हो, मुहासे ना हो, मतलब इट्स मोर लाइक ब्यूटी। आप उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग की तरह ट्रीट नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंशु जी, जैसे आपने बोला कि जो त्वचा है वो शरीर का सबसे बाहर का एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो सबसे बड़ा है और इससे कई फंक्शंस होते हैं। आपने पहले भी बताया कि ये तो एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, आपको जो बाहर के वातावरण है, प्रदूषण है, जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे बचाती है। दूसरा क्या होता है कि त्वचा में हमारे जो अपेंडेजेस होते हैं, हेयर होता है, नेल्स होते हैं। जो हेयर होता है वो ब्यूटी देता है। अगर आपने देखा कि अगर बाल किसी के कम होते हैं या कईयों के बाल नहीं होते तो कॉस्मेटिकली उसमें असर पड़ता है, कॉस्मेटिकली डिसफिगरिंग होता है। तो बाल भी सुंदर होना अच्छा है, त्वचा को भी अच्छा रूप होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाखून भी, अगर आपके नाखूनों में कोई प्रॉब्लम है, कोई फंगल इन्फेक्शंस हैं, नाखून आपके टूटे हैं, तो वो भी आप पर जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। तो त्वचा, विटामिन डी भी त्वचा बनाती है और विटामिन डी से आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अच्छी त्वचा, जिसमें त्वचा जो है चमक रही है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई मुहासे नहीं है, कोई दाग नहीं है, उसको ठीक रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम त्वचा का ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल। और कई बार देखिए त्वचा का ख्याल रखते रखते हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि हमारी त्वचा के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बहुत बड़ा बाज़ार है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो कि दावा करते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ऐसी हो जाएगी, शीशे जैसी हो जाएगी। लेकिन कितना सही है ये, इस बाज़ार का जो दावा है, और या फिर कहें कि जो हमारी सोच यहीं तक ही सीमित हो जाती है, उसके बारे में भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही हम आगे बात करेंगे कि जैसे दिवाली का सीज़न आ रहा है, भगवान न करे किसी के साथ अप्रिय घटना हो, लेकिन अगर किसी तरह का बर्न होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या किया जाए, उस पर भी मैं बात करूँगी। एक दर्शक है, ये बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी, कैसे हैं आप? बताएं क्या सवाल है। जी मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मैम मेरे दो सवाल है जी। पहला सवाल में ये था कि बहुत सारे लोगों को एक समस्या रहती है कि शरीर की त्वचा रूखापन रहता है और बार बार वो तेल भी लगाते हैं, लेकिन कोई भी तेल का अगर इस्तेमाल भी करते हैं तो 1-2 घंटे के बाद फिर से वही समस्या होती है, सर्दियों में विशेष तौर पे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल ये था कि बहुत सारे लोगों को गालों का फटना, होठों का और एड़ियों की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है, जिसमें एड़ी से खून भी कई लोगों को, महिलाओं को ज्यादातर निकलता है। तो इसके लिए विशेष क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? सर्दियों में समस्या ज्यादातर देखी जाती है। बिल्कुल, बहुत आपने सही समय पर सही सवाल पूछा है यहाँ पर विपिन जी। जैसे नीतू जी का पहला एक सवाल तो ये था कि जो ये होठ फटना और किस तरह का
मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें या फिर ऐसी चीज़ जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखे। और इनका सवाल बिल्कुल सही था, अगर जैसे आप तेल लगाते हैं, किसी तरह की क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो वो पूरी मतलब पूरे टाइम काम नहीं करता है। ख़ास तौर पर विंटर्स में एक बड़ी समस्या होती है ये। जी, त्वचा का सूखापन, अंजू जी जैसे आप अभी भी कह रहे थे कि त्वचा की बीमारियां सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं हैं, ये आपके आंतरिक स्वास्थ्य को भी दिखाती हैं। इसीलिए भी हम सोचते हैं कि जैसे त्वचा की अगर ड्राइनेस है या सूखापन है, वो ना सिर्फ ये एक अलग अलग इंसान में एक अलग अलग तरह के म्यूटेशन या वेरिएशन, चमड़ी का मेकअप अलग अलग है। तो कुछ लोगों के अंदर वो ज़्यादा सूखापन, आपका शरीर का उसी तरह का मेकअप है, इसलिए पूरी तरह से आपको उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो हम जब चमड़ी का एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी जांच करते हैं, तो सूखापन भी कई तरीके का होता है और मॉइस्चराइजिंग भी बहुत सारे टाइप है मॉइस्चराइज़र्स के। तो हम उस हिसाब से उनको मॉइस्चराइज़र उस तरीके का एडवाइस करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि सबसे कॉमन मॉइस्चराइज़र है नारियल का तेल जी। या पेट्रोलेटम जेली जो है वो सबसे कॉमन मॉइस्चराइज़र है, लेकिन कई बार वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। उस कंडीशन में हमको कई अलग तरह के मॉइस्चराइज़र भी एडवाइस करने पड़ते हैं, जिसमें यूरिया, लैक्टिक एसिड। लेकिन ये बेहतर यही रहेगा कि अगर ये ड्राइनेस की यानी आपकी त्वचा पर सूखेपन की समस्या ज़्यादा है, ऐसी समस्या है जिसको लेकर आप दिन भर असहज महसूस करते रहते हैं, तो बेहतर यही रहेगा किसी विशेषज्ञ से मिलें, ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ताकि वो जांच करें और उस हिसाब से आपको उस तरह का मॉइस्चराइज़र एडवाइस कर सके। जी, और जैसे कि मैम आपने कहा कि आपके आंतरिक स्वास्थ्य का भी एक प्रतिबिंब होता है, आपकी जो त्वचा होती है, तो क्या ये जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है स्किन पर, जो इचिंग है, ये सूखापन है, क्या ये क्या हाइड्रेशन की कमी है, पानी कम पी रहे हैं, क्या इसके किस तरफ संकेत करता है? जो सूखापन है चमड़ी का, जैसे कि मैंने बताया, चमड़ी का मेकअप ही अलग है। अच्छा, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो बहुत तरह से वेरिएबल होता है और वही रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी स्किन की टाइप कौन सी है। क्या ये ऑयली स्किन है, क्या ये सूखी स्किन है, क्या ये नॉर्मल स्किन है, ये बहुत आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। इसीलिए किसी स्पेसिफिक डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको जाँच कर सके और उसी तरीके से वो मॉइस्चराइज़र एडवाइस कर सके। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि हर 2 घंटे बाद, अदरवाइज जो आपको बार बार मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। दूसरा सवाल थे इनका मैम, जो एड़िया फट जाने का डॉक्टर पूनम, और होठों का फटना, ये भी क्या, इसको भी लेकर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ये समस्या क्या होती है और क्या किया जाए? देखिए, जैसे सर्दी आती है तो हवा में नमी कम हो जाती है, जो ड्राई विंटर होता है, तो इसके कारण त्वचा भी रूखी हो जाती है, होंठ भी फटने लगते हैं, पाँव की एड़ियाँ भी फटने लगती हैं, त्वचा का रूखापन होता है। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर नीतू ने बताया, कई तरह के मॉइस्चराइज़र्स हैं। नारियल का तेल है, वैसलीन जिसे हम पेट्रोलेटम कहते हैं, ग्लिसरीन है, कई प्रोडक्ट्स आते हैं। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय लीजिए। चमड़ी जो पाँव की फटती है उसमें दरार आ जाते हैं, दर्द होता है, चलने में मुश्किल होती है, कई बार खून भी आ जाता है। तो इसमें कुछ हम केरेटोलिटिक एजेंट्स होते हैं जो चमड़ी मोटी होती है उस पर एक्ट करते हैं, सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उनको आपको यूरिया होता है जो आपकी त्वचा को जो फटने से रोकता है, उनका त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय लेकर अच्छी तरह से लगाएं और सफिशिएंट मात्रा में लगाएं और बार बार लगाएंगे, तभी आपकी त्वचा ठीक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो देखिए, अगर हम एड़ियों की बात करें, पैरों की बात करें, तो ये और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है, महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैम बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं और पैरों में घाव बनते रहते हैं, एड़ियाँ फूटती रहती है, उन्हें पता भी नहीं चलता, कई बार काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्थिति हो जाती है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल था विपिन जी आपका। जी ये भी बात है कि जो मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं उसकी टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम मरीज को हमेशा बोलते हैं एक बार तो नहाते ही जब आपका शरीर में तभी थोड़ी नमी है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा होती है उस समय। और अगर एड़ियाँ फटी हैं तो कुछ देर तक गर्म पानी या गुनगुने पानी में पैरों को डुबो के
तौलिए रखें, फिर तौलिए से साफ करें, और जब अभी त्वचा नम ही है तभी उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। ऊपर से हो सके तो जुराब पहन ले। वो कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो मॉइस्चराइजिंग की एफिकेसी बढ़ा देगा। जी जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, शकील जी हैं, जिन्होंने इंदौर से हमें कॉल किया है। शकील जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम, मेरे तो कान के ऊपर एक चमड़ी के अंदर एक गठान हो गई है हल्की सी, तो वो दवा गोली से गल जाएगी या फिर ऑपरेशन से निकलवाना पड़ेगा? कान के ऊपर गांठ हो गई है और इसमें हाँ, से कुछ मतलब निकलता भी है? अंदर है वो। दर्द है इसमें? दर्द तो नहीं होता है, लेकिन बहुत दिनों से है, मतलब 15-17 साल हो गए, तो इसको मतलब निकलवाने की ये दवाई गोली से देख जाएगी। शकील जी, दूर से कहना मुश्किल है कि कान के ऊपर आपकी गांठ है जो कई साल से है। बेहतर ये होगा कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय लीजिए। वो कुछ टेस्ट भी कर सकता है, और कई बार एक टेस्ट होता है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर कोई गांठ है तो उससे थोड़ा सा पानी एस्पिरेट करके डायग्नोस करके, जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक इलाज करना मुश्किल है। जी जी, और देखिए गांठ तो शरीर के किसी भी अंग में हो, अब अगर इतनी लंबी गांठ है तो उसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ त्वचा तक ही संबंधित नहीं है, और भी तरह के इसके संकेत हो सकते हैं। तो अब 15 साल हो गए तो ये तो वैसे ही काफ़ी टाइम है, तो ज़रूर दिखा लें एक बार शकील जी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा है। अब हम बारी बारी से बात करते हैं कौन कौन सी त्वचा संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। मुहासे के बारे में आपने बता ही दिया है। आगे जो हम कह रहे थे कि समस्याएं हमने इन मुहासे से शुरू की और कैंसर तक पहुंचे हम अपनी रिपोर्ट में भी, तो बारी बारी से उन समस्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी मुख्य रूप से समस्या हो सकती हैं, डॉक्टर पूनम जी? आपने जैसे बोला, जैसे आप इन्होंने सबने देखा, जो क्लिपिंग देखी है उसमें मुहासे देखा है, एक एक्जिमा जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस देखा है, बालों का एलोपेशिया देखा है, बहुत कॉमन होता है, और कुछ खुजली दाद भी बहुत कॉमन है आजकल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी क्लिपिंग मैंने नहीं कवर किया, फंगल इन्फेक्शन। आजकल फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं और कई कई साल रहते हैं फंगल इन्फेक्शंस। इलाज मरीज़ थोड़ा करता है और जब छोड़ता है तो वो रिकर करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये सबको राय देना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डॉक्टर की राय लीजिए। जो ट्यूब आपका पड़ोसी लगा रहा है या केमिस्ट की राय से कोई ट्यूब ऐसे नहीं लगाए, क्योंकि गलत राय से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शंस में हमें एंटी फंगल ट्यूब की ज़रूरत होती है, और आप अपने पड़ोसी से पूछते हैं, दोस्त से पूछते हैं, और वो गलत ट्यूब दे देता है, जैसे स्टेरॉइड ट्यूब्स दे देता है, हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन शुरू में तो दब जाता है, उसके बाद बहुत भयानक रूप से फ्लेयर अप करता है। तो इसका त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लीजिए। इसमें क्या होता है कि रिंग वर्म, इसको रिंग वर्म कहते हैं, इसमें त्वचा में कुछ रिंग लाइक पैचेस हो जाते हैं लाल रंग के, और ये कहीं पे भी हो सकता है, आपके शरीर को अफेक्ट कर सकता है, आपके बच्चों में सर पे भी अफेक्ट कर सकता है, नाखून भी खराब हो सकते हैं, कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो आप बराबर इसका लगातार इलाज करिए, ठीक इलाज करिए, नहीं तो कई कई साल मरीज को सफ़र करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि मैम आपने कहा कि ओवर द काउंटर जाकर आप ये ना खरीदें किसी भी तरह की, आप पूछ रहे कि मुझे समस्या है, तो डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करने दें, आप पड़ोसियों की राय। और अब तो मैम एक कदम आगे, लोग रील्स देख करके अपना स्किन केयर कर रहे हैं जी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप सही सोर्स से जानकारी लें और सही व्यक्ति से इसका इलाज कराएं, या फिर जो भी आपको समस्या है या फिर जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लें। एक कॉलर है हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी ओम प्रकाश जी, बताएं क्या सवाल है। जी, सवाल मेरा ये है कि विटिलिगो जो है वो क्यों होता है और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है, ये क्यों होता है, इसका परहेज क्या करें, इसी के बारे में मुझे जानना था। ठीक है, विटिलिगो के बारे में डॉक्टर नीतू। हाँ जी, उपचार हो जो देसी दवाई का हो, उसके बारे में भी बताएं तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है। कुछ दिन पहले हमने एम्स में विटिलिगो डे भी बनाया था पब्लिक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत हाई सोशल स्टिग्मा है।
अंदरूनी ये बहुत नुकसान नहीं करती है, पर हमारे समाज में, भारतीय समाज में उसका स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपने पूछा कि ये बीमारी क्यों होती है, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, बहुत सारे फैक्टर मिल के तो ये समझिए कि किसी को भी बीमारी हो सकती है। कोई ऐसा कारण नहीं जो हम रोक सकें, जिसको हम पहले से बचाव कर सकें। हमने देखा है एम्स में एक बृहस्पतिवार की दोपहर हम सिर्फ विटिलिगो क्लिनिक चलाते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे खाने में परहेज लोग बता देते हैं उनको, कई तरह के पास के डॉक्टर, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी खाने में परहेज की आवश्यकता नहीं है। और क्या इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट ही यही काम है कि जैसे ही बीमारी शुरू हो आप कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, दवाइयाँ शुरू करें, क्योंकि अगर बीमारी को जल्दी रोक दिया जाए तो उसमें रंग लाना भी आसान हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और ये जैसे कि मैम आपने भी कहा कि इसका सोशल स्टिग्मा बहुत है, और इसका ये जो बीमारी है आपके स्किन पर तो होती ही है, लेकिन आपके दिमाग पर भी हो जाती है एक तरीके से। लोग बाहर निकलना छोड़ देते हैं, लोग आपस में मेल मिलाप कम कर देते हैं, तो ये भी एक सोशल स्टिग्मा है। इसे भी दूर करने की बहुत आवश्यकता है, और साथ ही आप आत्मविश्वास पर सही समय पर इसका इलाज करवाएं। इलाज इसका है जैसा कि मैम ने कहा है। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और ऐसी ही त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सही तरीका क्या है। हम बहुत सुनते हैं स्किन केयर के बारे में, लेकिन स्किन केयर जो 5 स्टेप 6 स्टेप्स आजकल बहुत इस पे चर्चा होती है, क्या वाकई में इतना सब कुछ करने की आवश्यकता है, और अगर नहीं तो सही तरीका क्या है, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्वस्थ किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं आपकी त्वचा के बारे में। त्वचा आपकी कैसे स्वस्थ रहे, आप सुरक्षित रहें, किसी तरह का संक्रमण ना हो, और साथ ही किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में ना पड़ जाए। अगर किसी तरह की त्वचा संबंधी समस्या आपको दिखाई दे रही है तो इसे भी हल्के में ना लें, क्योंकि जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि ये समस्याएं सिर्फ कील मुहासों तक सीमित नहीं है, कई गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसीलिए कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए उनका भी सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी बताएं क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि त्वचा की बीमारी क्या है, त्वचा की बीमारी के कारण क्या है, त्वचा की बीमारी के लक्षण क्या हैं, और त्वचा की बीमारी के बचाव क्या हैं। एक ही मैं और जानना चाहता हूँ कि लोग अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के शैम्पू, नाना प्रकार के साबुन, नाना प्रकार के ऑयल लगाते हैं, इसका त्वचा पर क्या असर पड़ता है। दूसरी चीज, बहुत सी महिलाएं अपने माथे पे जो बिंदिया लगाती खूबसूरती बढ़ाने के लिए वहाँ सफेद कटप्पे पड़ जाते हैं, उससे बचने के उनको क्या करना चाहिए। ठीक है नंद स्वरूप जी, बहुत सारे सवाल आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो डॉक्टर नीतू, जैसे इनका पहला सवाल तो हमारे विषय से ही जुड़ा है, सिम्टम्स कैसे से पहचाने, और उन्होंने एक स्पेसिफिक बात कही। खासतौर पर हम गांव में देखें तो जहां पर बिंदिया महिलाएं लगाती हैं उसमें ग्लू होता है। ये बहुत व्यवहारिक समस्या हमने देखी है कि वहां से तो स्किन ही गायब हो जाती है। बिल्कुल। तो इनके सवालों का किस तरह जवाब? ये एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है जो इन्होंने पूछा कि जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे सफ़ेद, वो क्योंकि उस स्पेसिफिक कंपोनेंट जो बिंदी का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसको, उस महिला को एलर्जिक डर्मेटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। तो हम कैसे इसको डील करते हैं? अगर कोई मरीज इस तरीके से आता है तो हम उनका एक पैच टेस्ट या एलर्जी टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को पहचान सकें और उसका डायग्नोसिस बना सकें। उसके बाद हम उन महिला को ऑल्टरनेटिव यूज़ करने को बोलते हैं। जैसे अगर आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप कुमकुम लगा सकते हैं, आप पेंसिल का कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, और जो निशान सफ़ेद हो गया उसके लिए तो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जिनसे कि वो रंग कुछ महीनों में नॉर्मल आ जाता है। जी जी। और जो
जो आपके नंदस्वरूप जी बहुत सारे सवाल थे कि लक्षण क्या है, कैसे पहचाने, तो उन पर हम बारी बारी बात कर ही रहे हैं। पूरा कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है यही है, तो आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, सभी सवालों के आपको जवाब अवश्य मिल जाएंगे। अब मैम हम गंभीर बीमारियों की बात कर रहे थे, तो एक सोराइसिस की जिसके जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, ये अब किस तरीके से आपके बाल ही उड़ जाते हैं, सर से इन्फेक्शन कई बार शुरू होता है और चेहरे तक आ जाता है। तो ये जो स्किन का सोराइसिस होता है ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है? जैसे कि आपने क्लिप में दिखाया, इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दियों में गंभीर रूप लेती है, इसलिए इस आई थिंक ये रिलेवेंट है इस टॉपिक पे इस समय बात करना, जिसमें से एक सोराइसिस और एक एटोपिक डर्मेटाइटिस, दोनों ही चमड़ी की बीमारियां हैं जो सर्दियों में बढ़ती हैं और दोनों ही लंबी बीमारियां हैं। इसलिए मरीजों को हम पहले से ही आगाह कर देते हैं कि मौसम के साथ इस बीमारी का प्रभाव बढ़ेगा, तो पहले से ही आपको अपना केयर, स्किन केयर इम्प्रूव करना पड़ेगा। सोराइसिस जैसे कि आपने बताया सिर पे होता है, चेहरे पे होता है, और जो शरीर के जॉइंट्स हैं जैसे कि कोहनी, घुटने, कूल्हे, इन भागों पे सबसे पहले आता है। पर फिर अगर बीमारी का प्रभाव बढ़ जाए तो ये पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। तो अगर किसी मरीज को पता है कि मुझे सोराइसिस का बीमारी है, तो सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके बात करें। जिस स्थिति में वो बीमारी है उस तरह का इलाज आप शुरू कर दें, और अगर बीमारी का प्रभाव घटता या बढ़ता है तो उस हिसाब से दवाइयों का चेंज करवाएं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे मौसम के अनुसार भी आपको अपनी स्किन का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में हम जानते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो जाती है, और कुछ जैसे कि सोराइसिस के बारे में भी आपने बताया कि सर्दियों में इसका प्रकोप और बढ़ जाता है। अब डॉक्टर पूनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैम ने सोराइसिस के बारे में बताया, और कौन कौन सी ऐसी समस्याएँ होती हैं जो सर्दियों में जिनकी आशंका ज़्यादा रहती है? देखिए, जैसे हमने पहले ही बताया कि त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, सर में डैंड्रफ जो होता है जिसे हम रूसी कहते हैं वो हो जाता है, हाथ और पाँव में दरारें आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में जैसे ही वो ठंड में अपने आप को एक्सपोज करते हैं या ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो उनके हाथ नीले हो जाते हैं। जी जी, कई बार बितने निकल आते हैं मैम। जी, एक तो जो नीले होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं जो वो सिकुड़ जाते हैं, उससे कारण क्या होता है कि वो नीलापन आ जाता है, और वो जिसे हम रेनॉल्ड्स फिनोमिनन कहते हैं। और जैसे दूसरी बात ये है कि जो गृहिणियाँ होती हैं वो बहुत ठंडे पानी में या काम करती हैं तो उसमें हमारे चिलब्लेन्स हो जाते हैं, हाथों में, उंगलियों में जो है वो सूजन आ जाती है और खुजली होने लगती है। और अगर मैं देखो कई छोटे छोटे सुराख से भी हो जाते हैं। जी, अगर उसका इलाज नहीं करे तो उसमें फिर थोड़ी अल्सरेशन भी हो जाता है। तो ये अलग है रेनॉल्ड्स फिनोमेना जिसमें हाथ नीले हो जाते हैं, एक्सपोजर टू कोल्ड। इससे कई कारण होते हैं और इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ेस होती हैं, कुछ दवाइयों के कारण हो सकता है, कुछ ऑक्यूपेशनल हो सकता है। तो अगर आपके हाथ ठंड में नीले पड़ रहे हैं जैसे आप एक्सपोज करते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लीजिए, ताकि वो कुछ दवाइयाँ जिसे हम वेसोडाइलेटर्स कहते हैं, जिससे खून का जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाए, उसके लिए ज़रूर उनका उपयोग करें। और इसके अलावा दस्ताने पहने, अपने आप को गर्मी सर्दी से बचा कर रखें, थोड़ा गर्म पानी का सेक करें अगर आपको रेनॉल्ड्स फिनोमिनन से बचाना है। जी जी, संतोष जी हैं एक कॉलर, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से उन्होंने हमें कॉल किया हमीरपुर से। संतोष जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? जी, मेरा बच्चा मैम 2019 में पैदा हुआ था जी, जिसके सर में सफेद सफेद पपड़ी सी थी। वो आज भी बनी हुई है। मैंने कई बार डॉक्टरों को दिखाया कानपुर में, वहाँ वो कहते हैं अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर नीतू, लेकिन हाँ कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप संतोष जी? जी जी, बस मैं ये कहना चाह रहा था, वो आज भी सही नहीं हुआ, कई बार दिखाया लेकिन उसका कोई इम्कान नहीं, वो कह रहे थे अपने आप सही हो जाएगा। ठीक। इसके साथ कोई खुजली की उसको समस्या है क्या? ये पपड़ी उसको खुजली भी करती है?
फ़ोन कट गया मैम। अच्छा, तो 2019 में, यानी कि वो लगभग 5 साल के होंगे बच्चे आपके। जी। बच्चों के अंदर जब वो पैदा होते हैं 6 महीने साल भर पे सिर में पपड़ी जमना नॉर्मल है। और उन्होंने, आप जिस डॉक्टर को आपने दिखाया उन्होंने सही बात भी बताई कि इसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तेल लगाने से वो धीरे धीरे घुल के निकल जाते हैं। 5 साल की उम्र तक ये यूजुअली नहीं रहता है, 2-3 साल में कम होता जाता है समय के साथ। अगर ये खुजली, आपको बच्चे को खुजली कर रहे हैं, साथ में लालपन है, तो इसकी अवश्य ही इलाज की आवश्यकता है। पर अगर ये कोई भी सिम्टम के साथ नहीं है, कोई खुजली नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई चिंता की आवश्यकता है। धीरे धीरे समय के साथ ये ठीक होते जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि अच्छा मैम, ये कुछ एक जैसे स्पॉट्स की हम बात कर रहे हैं, तो लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं। कई बार कुछ पता नहीं चलता, कई ऐसे स्पॉट्स भी स्किन पर हो जाते हैं, तो इनको लेकर कितने जागरूकता रहती है लोगों में कि क्या है, क्या बताना चाहेंगे? किस रंग के स्पॉट हैं उस पर? कई बार लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि मिडिल एज टू एल्डरली वुमेन, इनकी औरतें आती हैं कि नीले रंग के चकत्ते हमारे शरीर पे बन रहे हैं। कभी कभी एल्डरली पुरुष भी आते हैं कि नीले रंग के चकत्ते चमड़ी में इधर बन रहे हैं, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, 5 से 10 दिन में। नॉर्मल मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है चमड़ी पतली होती जाती है, इसलिए जो नॉर्मल ब्लड क्लॉट हैं, जिनको हम इकाइमोसिस बोलते हैं, ये दिखने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ खून की जांचों को इंडिकेट करते हैं। जी, एक और कॉलर है दिलीप कुमार है, जिन्होंने हमें हिसार से कॉल किया है, हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिलीप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? ये नंबर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दिलीप जी टेलीविजन को पहले म्यूट कर लें, सवाल पूछ लें अपना, फिर जवाब के लिए वापस से आवाज़ कर लीजिएगा। हेलो जी, मैंने आपका ये अभी प्रोग्राम देखे है जी, मेरा सफ़ेद दाग है जी बहुत ज़्यादा सारे शरीर पे। मैम पूछना चाहेंगे कोई सवाल? सफ़ेद दाग है जी मेरे बहुत ज़्यादा शरीर पे। हाँ जी, कब से है दिलीप कुमार जी आपको सफ़ेद दाग? हाँ जी। आपको कितने दिनों से है सफ़ेद दाग? ये सफ़ेद दाग आपको कितने टाइम से है दिलीप जी? ये जी कम से कम हो गए 10 साल से है जी। 10 साल से है, ठीक है। आपका एक ही दाग है कि और भी दाग हैं? 10 वर्ष हो गए जी। ठीक है, पूरे शरीर पर है। देखिए, जो सफ़ेद दाग पूरे शरीर पर है, डॉक्टर नीतू का आपने पहले सुना होगा, इसे हम फुलवेरी या सफ़ेद दाग या विटिलिगो कहते हैं। उन्होंने बताया कि इसका एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। इन्वायरमेंट भी है, फूड में भी कुछ एडल्ट्रेशन हो सकती है, थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को है। और ये जो सफ़ेद दाग है ये त्वचा पर ही होता है, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। और क्योंकि आपके सारे शरीर पर है, तो आपको मैं यही राय दूंगी कि आप त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाइए, और वो ट्रीटमेंट आपको डिसाइड करेगा कि अगर आपका त्वचा, ये जो सफ़ेद दाग हैं अगर कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहे, तो इनका इलाज अलग तरीके से होता है। और अगर ये फास्ट बढ़ रहे हैं, दाग फैल रहे हैं, तो फिर डॉक्टर जो है त्वचा रोगी विशेषज्ञ दवाइयाँ देते हैं, जिससे पहले सफ़ेद दाग बढ़ना रुके और उसके बाद ये जो इनका में पिगमेंटेशन आए, जो त्वचा है उसके जैसा रंग आ जाए। तो राय लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर नीतू आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो गांव देहात के दर्शक हैं, जो खेतों में काम करते हैं, पशुओं के संपर्क में रहते हैं, गोबर के संपर्क में रहते हैं, और कई पशु संबंधी समस्याओं के संपर्क में भी रहते हैं, जो पशुओं में स्किन की समस्याएं होती हैं या और बीमारियां होती हैं। तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें किस तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा रहता है हमारे किसानों के लिए, और ख़ासतौर पर महिलाओं की बात करें जो कि डेयरी के क्षेत्र में काफ़ी काम करती हैं? गांव के किसानों के लिए जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं चमड़ी की, उसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो हम कांग्रेस घास से देखते हैं। वो उसके मरीज हम हर शुक्रवार काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, इवन पंजाब से, जो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जो कांग्रेस घास है वो सर्वत्र है, हर खेत में पाई जाती है, और वो एक तरह की डर्मेटाइटिस या चमड़ी की एलर्जिक रिएक्शन कर देती है, जिसकी
सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ भी उसमें चाहिए हो सकती है। तो एक कॉमन बीमारी है जो खेत के काम से रिलेटेड हम कॉमनली देखते हैं। जी डॉक्टर पूनम, जैसे कि मैंने बताया कि पशुओं के भी संपर्क में रहते हैं, पशुओं में चीचड़ की समस्या होना और लगातार, क्योंकि आप इंसान जो पशु के साथ काम कर रहा है वो पशु को नहलाता भी है, तो क्या उसमें भी किसी तरह की और इन्फेक्शन या समस्या होने की आशंका रहती है? देखा जाता है कि जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो पशुओं से होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें दाद होता है, और ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस में रिंग वर्म होता है और इसमें लाल दाग होते हैं। इसके अलावा नाखूनों में भी जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो पशु के संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कुछ स्किन डिजीज़ेस जो होती हैं वो भी पशुओं से हो जाती है। तो इसलिए मैं यही राय देना चाहती हूँ, एक लंबी लिस्ट है पर मैं ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो भी पशु के संपर्क में हो जाती है। मैं यही राय देना चाहती हूँ कि जो पशुओं के संपर्क में रहते हैं अपने त्वचा को साफ रखें, और जब आप पशुओं के साथ चाहे आप दूध निकाल रहे हैं या पशुओं का ध्यान रख रहे हैं उनसे आकर साफ रखें। एक बीमारी जो मैं बताना भूल गई, एनिमल स्केबीज, वो भी पशुओं से होती है। हाँ। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, और हर बीमारी का इलाज है जो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय से कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि जब भी आप पशुओं के पास जाएं तो पहली बात तो ये कि जब आप जाएं तो भी आप किसी तरह का इन्फेक्शन लेकर के ना जाएं पशुओं के पास, और पशुओं से कोई इन्फेक्शन लेकर के भी ना आए। तो दोनों समय पर आप अपने आप को बिल्कुल साफ रखें, और चाहे आपके जूते हो या फिर हाथ हो, और वापस जब आए आप पशुओं का काम करके तब भी आप बिल्कुल साफ सुथरे होकर हाथ धो करके तभी आप आगे के काम करें। आइए कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, योगेंद्र जी हमारे साथ, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। जी माफ़ कीजिएगा, बिजनौर से हमारे साथ दर्शक हैं ये उत्तर प्रदेश से। बताइए वीरेंद्र जी क्या सवाल है? योगेंद्र जी सवाल ये है कि मतलब पैर में नीचे तलुए में गांठ है जी, पैर के नीचे तलुए में एक गांठ हो रही, 1.5 साल हो गया। ठीक है ठीक है मैम, डॉक्टर नीतू कुछ पूछना चाहती है? जैसे कि एक पहले कॉलर के भी आंसर में हमने बोला था, तलवों में गांठ के भी कई तरह के कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो गांठ मिलती है स्पेशली किसान भाइयों में, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि सारा दिन उनको पैरों पे चल के रफ काम एक तरीके से है, उसको हम बोलते हैं कैलोसिटी, यानी कि चमड़ी मोटी हो जाती है रिपीटेड फ्रिक्शन या घर्षण से। वो एक कॉमन बीमारी है और वो एक नॉर्मल बीमारी है। कुछ क्रीम और कुछ थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर से उसको इजीली ठीक कर सकते हैं। जी जी। पर उसके अलावा भी एक इन्फेक्शन है वॉर्ट, कई और भी इन्फेक्शन है जो कि तलवों में हो सकते हैं जी। तो उस गांठ का प्रॉपर जांच कराना बहुत आवश्यक है इलाज बताने के लिए। जी मैम, और बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि खेतों में काम करते हुए कई ऐसे गांठें हो जाते हैं पैरों में। हमने देखा है छोटे छोटे कई बार कांटे चुभ जाते हैं जिसके बारे में पता नहीं चलता और बाद में वो गांठ में तब्दील हो जाती है। ठूंठ लग जाते हैं किसानों को पैरों में, तो उससे भी कई बार कई तरह की समस्या हो जाती है। बहरहाल हमने किसानों की समस्याओं के बारे में भी कई सारे सवाल लिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर अपने सवाल बताएं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और हमारा ईमेल आईडी जो है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। ये हमारा नया ईमेल आईडी है लाइव। अगर अभी आप हमें ईमेल करेंगे तो साथ ही साथ हम आपके कार्यक्रम में उस सवाल को उस मेल को शामिल भी करेंगे। मैम अब बात करते हैं स्किन केयर की, क्योंकि हम कितने भी स्किन की बात कर लें लेकिन जब तक हम ये ना बताएं कि आपकी स्किन कैसे सुंदर रहेगी, कैसे चमकदार रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, तो लगता है कि बात अधूरी रह गई। तो जो स्किन केयर को लेकर के भी बहुत बाजार विस्तार है, बहुत तरह की बातें कही जाती है कि घरेलू उपाय कीजिए, ये क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए। एक सही मायने में क्या क्या करने की ज़रूरत होती है कि आपकी स्किन स्वस्थ रहे? डॉक्टर पूनम जी, देखिए स्वस्थ स्किन के लिए आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। जो आपको भगवान ने स्किन दी है वो नॉर्मल हो सकती है, ड्राई हो सकती है, ऑयली हो सकती है, पर हेल्दी स्किन के लिए आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको साफ रखना पड़ेगा, सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है जो मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ डाइट का।
डाइट का, जैसे न्यूट्रिशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है खाने पीने का। आपको हेल्दी डाइट खानी है। हेल्दी डाइट जिसे संतुलित आहार कहते हैं वो खाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें संतुलित आहार और बैलेंस डाइट में आपके प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, विटामिन्स भी हों, बहुत ज़रूरी है। तो आप रोज़ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं, जो मौसम के हिसाब से भगवान ने बनाई हुई हैं, सब्जियां, फल, वो ज़रूर खाएं। सफिशेंट अमाउंट खाएं। तली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। बहुत मिर्च का उपयोग ना करें। हेल्दी स्किन के लिए पानी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। जी जी जी। इसके अलावा आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि एडवर्टिजमेंट्स हैं, कई मीडिया भी कहता है कि आपको ये प्रोडक्ट्स करने हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स करनी है, फेयरनेस क्रीम्स करनी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्किन को अच्छी डाइट, सफाई रखने से, नॉर्मल टेंशन फ्री लाइफ रखने से ही स्किन जो है बहुत हेल्दी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि स्किन में आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करें। जैसे मैम कहते हैं कि आप टोनर लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, 5 स्टेप्स कीजिए, सब कुछ, ये सब कुछ जरूरत होती है इसकी। प्रोडक्ट्स जो हैं, कई बार क्या होता है कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करते हैं, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं और आपको एलर्जी हो जाती है और आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो सिमिलरली जो बाल हैं, बाल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्यूटी का। उसमें आप आजकल की लड़कियां हैं वो पर्मिंग करा रही हैं, केराटिन ट्रीटमेंट्स करा रही हैं, बहुत प्रोसीजर्स करा रही हैं। उससे भी जो बाल हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों से बाल जो हैं ब्रिटल हो जाते हैं और हेयर लॉस होता है। तो बी नेचुरल, हेल्दी डाइट करिए और इसके अलावा मेडिटेशन करिए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, योगा करिए, वॉक करिए। जब वॉक करते हैं तो आपकी सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाती है, अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करिए क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से स्किन में बहुत बुरे इफेक्ट्स होते हैं। कोशिश करिए कि आप पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में नहीं रहें, जितना हो सकता है स्ट्रेस फ्री लाइफ यूज़ करें। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों का करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन ब्राइट होगी और खुश रहिए, क्योंकि अंदर की खुशी बाहर रेडिएट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो अगर आप मन से प्रसन्न रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, संतुलित खाना खाएंगे, भरपूर पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो अपने आप ही पूरा जो शरीर का इकोसिस्टम है वो दुरुस्त हो जाता है और आपके उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर दिखाई देगा। बात करते एक दर्शक से, महेश कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर। महेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या सवाल है? जी महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए, सवाल बताएं। मैडम सवाल ये है, शरीर में लाल चट्टे होते हैं। हेलो जी जी, शरीर पर लाल चकत्ते के बारे में बताया आपने। हाँ, लाल चट्टे होते हैं, अपन गोली दवाई लेते हैं या क्रीम वगैरह लेते हैं, इलाज करवाते तब तक ठीक हो जाते हैं। इसके बाद डबल से अगर बंद कर दो तो फिर वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है महेश जी, हम आपका सवाल समझ गए हैं। और डॉक्टर पूनम, डॉक्टर नीतू, जैसा आपने भी बताया था पहले कि कई बार हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते और स्किन के साथ हम अक्सर देखते हैं कि आपने जब तक ट्रीटमेंट किया कुछ दिन आपको उसे राहत रहेगी, लेकिन वो अगेन वो चीज़ हो जाती है। तो ये सवाल भी इनका भी इससे जुड़ा हुआ था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अगर वो दवाई लेते हैं तो वो चकत्ते कितने दिन में या कितनी देर में ठीक हो जाते हैं? फोन मैम। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं, जैसे आपने अंजू जी बोला कि चमड़ी की अधिकतर बीमारियां लंबा इलाज या लंबी केयर चाहते हैं। जी जी जी। जैसे कि जो मुझे इनकी बात से समझ आया, वो एक अर्टिकेरिया नाम की हमारी कॉमन चमड़ी की बीमारी होती है जिसमें दाफड़ जैसे निशान होते हैं और आपको लगभग रोज़ ही एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है कुछ समय के लिए। और जिस दिन आप दवाई लेते हैं आप ठीक रहते हैं, जिस दिन दवाई बंद करें अगले दिन वो आपको निशान हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कि लंबे समय तक आपको सही इलाज की ज़रूरत होती है। अगर उस समय अगर आप प्रॉपर इलाज लेते हैं, क्योंकि ये दवाइयां ऐसी हैं जिनका अंदर कुछ नुकसान नहीं है, तो अगर आप प्रॉपर इलाज लेते हैं तो समय के साथ, हालांकि ये एक लंबी बीमारी है पर समय के साथ ये ठीक हो जाती है। जी जी।
बिल्कुल, एक हमारे पास ईमेल भी आया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि शरीर के अंदर भरपूर विटामिन डी हो, इसके लिए कितने समय तक हमें सनबाथ करना चाहिए या फिर हमें बाहर रहना चाहिए ताकि विटामिन डी बनता रहे हमारी त्वचा के माध्यम से। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जो हम स्किन कैंसर की बात कर रहे हैं, ये किस तरह के लक्षण होते हैं, स्किन कैंसर होता क्यों है, और होता है तो क्या इसका इलाज संभव है, क्या इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और साथ ही हम बात करेंगे हमारे त्यौहार, रोशनी के त्यौहार दीपावली की। अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उस वक्त तुरंत हमें अपने स्किन को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और हमारे दर्शक का एक ये ईमेल आया हुआ है, दिनेश जी हैं, जिनका कहना है कि हाउ मच सनलाइट बाथ इज डिजायर टू गेट इनफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की शरीर में कमी ना हो या फिर कहें भरपूर विटामिन डी मिले, क्योंकि त्वचा का विषय है तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल भी बनता है। तो मैम डॉक्टर पुरी क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, विटामिन डी बहुत असेंशियल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इससे बोन स्ट्रांग होती हैं, तो इसके लिए धूप की ज़रूरत है। बट आजकल क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कारों में जाते हैं और धूप में नहीं बैठते, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई, सर्दी में धूप में बैठते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि काफ़ी लोग जो हैं विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो कितनी विटामिन डी आपको चाहिए, कितनी धूप चाहिए कि आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी बने। तो इसके लिए आधा घंटा धूप एट अ टाइम बैठना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक आधी बाजू के कपड़े पहने और आपको धूप लग सकती है, जहाँ जहाँ धूप लगेगी वहाँ पर विटामिन डी जो है, स्किन जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट अपेंडेज है जिसमें विटामिन डी सिंथेसाइज होती है और विटामिन डी आपकी बन सकती है सफिशिएंट मात्रा में। पर क्योंकि हम धूप में ज़्यादा नहीं बैठते हैं और विटामिन डी की कमी होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि त्वचा रोगी विशेषज्ञ या कोई भी फिजिशियन की राय लेकर आपको विटामिन डी हफ्ते में एक बार खाना है। 3 महीने अगर आप खाएंगे विटामिन डी, डिपेंड करता है आप में ब्लड में कितनी कमी है, तो इसकी आपको भरपूरी हो सकती है और फिर आप बीच में छोड़ सकते हैं और कुछ महीनों बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं। जी, और एक कॉलर है, सहाय है, जिन्होंने हमें कॉल किया है, बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम, नमस्कार। नमस्कार, मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी जी, बताएं, सवाल बताएं साहब। मैम मेरे को ये है कि हल्की सी कहीं भी हाथ पैर में खुजली होती है और बड़े बड़े दाने उभर के आ जाते हैं। अच्छा, ये दाने परसिस्टेंट रहते हैं या थोड़ी देर के लिए होते हैं? थोड़ी देर के लिए होते हैं, पर बहुत खुजली होती है उनमें, हाथ पैरों में। जरा सा अगर घास भी लग गया या कुछ भी तो अपने आप अभी भी फिलहाल मेरे को बहुत खुजली होकर बड़े बड़े दाने आ गए। ठीक है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मुझे 3 महीना पहले रसल वाइपर ने काटा था उंगली में। किसने काटा था? रसल वाइपर। अच्छा, ठीक है। तो उसमें उंगली में सूजन आई है, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे भी करवाया, परंतु वो सूजन और दर्द खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 सवाल है मैम इनके। जी जी जी, मैं टीवी के माध्यम से सुन लूंगा मैडम। जी जी, धन्यवाद। सहाय जी, अर्टिकेरिया के बारे में तो हमने अभी बात की थी, जहाँ खुजली आके दाफड़ बन जाते हैं और वो थोड़ी देर में ठीक होते हैं, पर जब तक वो रहते हैं काफ़ी खुजली होती है। तो हमने ये बात की थी कि जितनी बीमारी हो उस डोज में हम आपको एंटीहिस्टामिन, जो कि नॉर्मल दवाइयाँ हैं, देते हैं।
लेकिन उनको रेगुलर डेली समय पे लेने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार भी छोड़ते हैं तो वो खुजली आती है। कितना दिन के लिए, ये एक क्वेश्चन है, हर मरीज पे वो डिफरेंट, हर मरीज के लिए वो डिफरेंट है, लेकिन जितने समय तक आवश्यकता है वो दवाई लेनी ही पड़ती है। पर वो दवाई एकदम सेफ है, लेकिन आवश्यकता उसकी पड़ती है। स्नेक बाइट जो आपने बोला वो अर्टिकेरिया से तो रिलेटेड नहीं है, पर आप जो लोकेलाइज स्वेलिंग बता रहे हैं फिंगर में, उसकी तो जांच करनी पड़ेगी कि क्या वो अभी भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन है या सिर्फ सूजन बची है और मेन बीमारी हट गई है। तो उसकी जांच के बाद ही उसका इलाज बता पाएंगे। जी बिल्कुल। और क्योंकि कार्यक्रम को हम समाप्त करने के ओर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैम डॉक्टर पुरी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दीपावली भी आ रही है और अगर किसी तरह की अप्रिय दुर्घटना होती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कई बार बर्न्स हो जाते हैं, कई बार आंखों में भी चले जाते हैं पटाखे, तो क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि प्रिवेंशन करिए, हो सके तो बर्न्स हो नहीं। इसके लिए सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो बिल्कुल मत पहने। उस दिन कॉटन के कपड़े पहने, लूज़ कपड़े नहीं पहने। अगर आपके लूज़ कपड़े होंगे, चुन्नी लटक रही होगी, तो हो सकता है कि आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बालों को भी अच्छी तरह टाई कर लीजिए, क्योंकि बालों में भी बहुत जल्दी आग लगती है। कोशिश करिए कि जो क्रैकर्स हैं, पहले भी आजकल नो टू क्रैकर्स स्कूल में सिखाया जा रहा है। एक तो प्रदूषण करते हैं, दूसरा आग लगने के चांसेस होते हैं। फिर भी अगर आपको मोमबत्ती या दिया जलाते हुए आग लगे, जिससे आपकी त्वचा भी जल सकती है, आंखों पर भी बुरा प्रभाव हो सकता है, तो पैनिक मत करिए, घबराइए मत। सबसे पहले अगर त्वचा पर है चोट, ये बर्न्स हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्यूब है, एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं। अगर सुपरफिशियल बर्न है जिसमें फपोले पड़ जाते हैं और वो पेन होती है, इसका मतलब जो बर्न है वो सुपरफिशियल है। वो सिर्फ आपको सिल्फर सल्फाडाइजिन क्रीम होती है, उसका प्रयोग कर सकते हो, या कोई एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डीप बर्न है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अस्पताल में जाइए। 24 घंटे इमरजेंसी होती है और वहाँ पर उस दिन स्पेशल डॉक्टर्स की टीम होती है जो बर्न्स के पेशेंट्स को एड्रेस करते हैं। आँखों में बर्न है तो एकदम आप रश करिए, आँखों में का बिल्कुल ज़्यादा आपकी छेड़छाड़ मत करिए, और आप तो आई विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे राय लीजिए। एक हमारे पास ईमेल आया हुआ है मैम, ये इनका नाम है मनीष यादव, मेरठ से इन्होंने ईमेल किया है और ये कहते हैं कि मुंह में छाले हो जाते हैं, दवाई लेता हूँ तो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से हो जाते हैं परमानेंट। क्या इसका कोई इलाज हो सकता है डॉक्टर नीतू? फिर से वही बात आती है कि मुंह में छालों के भी बहुत कारण हैं। सबसे कॉमन जो बोलते हैं हम उसको एफ्थस अल्सर बोलते हैं, जो कि कुछ समय के लिए रहते हैं पर बार बार आते हैं। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी एसेस करते हैं कि एक साल में कितने बार आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर रिक्वायर हो तो हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं उसको जल्दी ठीक करने के लिए। और अगर कोई और कारण है मुँह में छाले, क्योंकि हम देखते हैं कि मुँह में छाले किसी भी मरीज को हो तो वो त्वचा रोग विशेषज्ञ तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय लग जाता है उनको, और वो नॉन स्पेसिफिक या गलत इलाज लेते रहते हैं, क्योंकि बहुत सब लोगों को पता नहीं है कि मुंह में छालों के लिए भी आपको स्किन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए प्रॉपर जांच बहुत आवश्यक है और अधिकतम कारणों का सफिशिएंट इलाज संभव है। जी जी बिल्कुल। और अंत में मैं कैंसर का सवाल लास्ट के लिए रोक करके रखा होता है मैम, जैसे कि कैंसर की भी हमने बात की, स्किन कैंसर, नीतू जी आप इसका जवाब देना चाहिए। हम बहुत लकी हैं इस मामले में अंजू जी, क्योंकि जो हमारी ब्राउन स्किन है, जो पिगमेंटेड स्किन है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेलेनिन है। इसीलिए अगर आप वाइट स्किन से कंपेयर करें तो स्किन कैंसर के इंसिडेंस काफ़ी कम हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अस्पताल में कि स्किन कैंसर के नंबर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। स्किन कैंसर आप कैसे उसको शक करें उसका, कि कोई भी निशान जो काफ़ी लंबे समय तक रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पेन, दर्द हो रहा है, घाव हो रहा है, उस स्थिति में स्किन के डॉक्टर्स के लिए तो वो आसान है, क्योंकि जो कॉमन कैंसर हैं, बेसल सेल, स्क्वेमस सेल, मैलिग्नेंट मेलेनोमा काफ़ी अनकॉमन है, उनको हम देखते ही पहचान जाते हैं और फिर त्वचा की जाँच करके उसको कन्फर्म कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको
आपको लगे कि कोई निशान है जो कि 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, जा ही नहीं रहा, तो चमड़ी के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, जांच करवाएं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो सबसे कॉमन कैंसर है बेसल सेल कार्सिनोमा, वो बहुत लोकलाइज है, तो उसका बहुत आसानी से इलाज संभव है। जी बिल्कुल। देखिए, सारी बातों में एक बात जो निकल कर सामने आई है कि पहली बात तो ये कि आप अपना ध्यान रखें और लक्षणों पर नज़र रखें। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी सावधानी दुर्घटना तक आप बरतें ताकि उस तरह की स्थिति में ना पहुंचे जहां पर इलाज की आवश्यकता हो। लेकिन अगर समस्या हो ही जाती है तो घबराएं ना, इधर उधर ना भटके, सही समय पर सही विशेषज्ञ तक पहुंचे और उसका इलाज करवाएं। और यही हमारा आज का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीतू आपका भी, डॉक्टर पूनम आपका भी, और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से, बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को समझाया आपने कि त्वचा का स्वस्थ रहना क्या होता है, क्यों इसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और साथ ही चाहे आप खेत में काम करें या शहर में रहते हैं, आप ध्यान हर स्तर पर, हर जगह पर, हर वर्ग के लोगों को रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर दीपावली है तो इस वक्त और भी ज़्यादा आप जागरूक रहें। अगर आपके कोई सुझाव है, आप चाहते हैं किसी विषय पर हम स्वस्थ किसान लेकर आए, जिसकी जानकारी आप हमें ईमेल करके भी दे सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लें हमारा ईमेल आईडी swasthkisanlive2024@gmail.com। और चलते चलते फिर एक बार आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दीपावली को पूरे जोश के साथ मनाएं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।